सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज चैप्टर समरी आपसे डिस्कस करूंगा न्यूक्लियस वाले चैप्टर की। सो आई वाज डिस्कसिंग द मास डिफेक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं फ्री स्टेट में उनका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हेन दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। इसी कमी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। So to make the nucleons free, you need to supply an energy equal to the binding energy. Larger the binding energy, more stable will be nuclei. Difficult it will be to break the nucleons. So आइए इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें, मान लीजिए ZX है, तो इसमें अगर हम न्यूक्लियंस का मास देखें तो Z प्रोटॉन्स है तो टोटल मास ZnP, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होंगे इंटू Mn, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस ये इसका न्यूक्लियस मास है। तो यहाँ से हमें मास डिफेक्ट पता लगा, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, तो वहां से आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं देर इज वन important thing which is binding energy per nucleon, which is an important milestone for predicting the stability of the nucleons. So we have binding energy per nucleon which is delta mc square by A. One important point is there that 1 UC square is equals to 931.5 mega electron volt. दैट्स ए स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर। तो ध्यान रखें 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ ये कन्वर्जन में आपके काफी हेल्प करेगी। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं जैसे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, तो हमें पता है एनर्जी होता है mc स्क्वायर। कैलकुलेशंस करेंगे 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको रिमेंबर कर पाए तो आपके कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस वाले चैप्टर में बहुत गंदे टेस्ट के कैलकुलेशंस होते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो उसी के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00727 U, इसको आप सॉल्व करेंगे 1.672 into 10⁻⁻27 kg। एनर्जी आता है 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो मास होता है 1.00783 U, ये इसका केजी में है कन्वर्जन, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी 938.79 मेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें, अभी किया था हमने 0.00055 U, इसको सॉल्व करेंगे 9.1091 10⁻⁻31 kg। एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.00866 U होता है, 1.6749 10⁻⁻27 kg एंड 939.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग ये वैल्यूज दिए होते हैं, बट अगर आप इसको रिमेंबर कर पाए तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपका सर्टेन क्वेश्चंस में। तो ये उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो आप जैसा देख पा रहे हैं ऐसे कर्व ऑब्टेन होता है, एंड दिस कर्व हैज अ पीक फॉर एटॉमिक नंबर 56 एंड मास नंबर 56 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू आयरन, फॉर विच बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। सो ये कर्व है, स्टैंडर्ड कर्व है, एनसीईआरटी का इसमें डेटा यूज किया गया। इस कर्व की अगर हम एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम फॉर मास नंबर 56 एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। नेक्स्ट है इट इज कांस्टेंट फॉर मिड लेवल न्यूक्लियाई, ये एक्चुअली एवरेज वैल्यू है इतना कांस्टेंट फॉर मिड लेवल न्यूक्लियाई। तो मिड लेवल न्यूक्लियाई के लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ये होता है। उसके बाद ये हमेशा थोड़ा सा इसमें 8.75 आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट 8.575 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लोअर फॉर लाइटर एज वेल एज हेवियर न्यूक्लियाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका वैल्यू कम है, बाद में भी कम है। तो ये जो है बीच का, ये केवल एक स्टेबिलिटी रेंज है जिसको हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी रेंज बोल सकते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी रीजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ मेजर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। लार्जर द वैल्यू लार्जर इज द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक मेजर है। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ दिस लाइटर न्यूक्लियाई हैव अ टेंडेंसी टू फ्यूज टुगेदर। यही कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन का, क्योंकि अगर लोअर है ए का वैल्यू तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस वाले पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। हाइयर है उसकी भी कम है, बीच वाले सेगमेंट का जो स्टेबल रीजन है उसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बहुत हल्के न्यूक्लियाई चाहते हैं थोड़े बड़े बनना, बहुत बड़े न्यूक्लियाई चाहते हैं थोड़ा हल्का होना, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबिलिटी रीजन में लाई करे, जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी आए। यही कारण है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन का। तो आप मान लीजिए कि दो न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स ए एंड बी दे रिएक्ट, उनसे सी और डी प्रोडक्ट बने,
एंड Q इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो Q को यहाँ पे Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, which is equal to difference of mass. So this is equal to mass of reactant minus mass of product into C square, which will also be equal to delta M into C square. First point. Second point, ये जो Q वैल्यू है ये सामान्यतः काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। सो इफ वी अज्यूम दैट ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इट इम्पार्ट्स काइनेटिक एनर्जी टू द डॉटर न्यूक्लियाई, and we assume there are no other losses like sound or any other dissipative losses are there. So उस कंडीशन में हम कह सकते हैं Q होगा आपका डेल्टा K के इक्वल, विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विच विल बी K फाइनल माइनस K इनिशियल। और इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जो Q एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही डिसिपेट होगा। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है Q इज ऑल्सो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये याद रखने की बात है कि Q वैल्यू निकालने के लिए अल्टीमेटली बाइंडिंग एनर्जी से कनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें डिफरेंस ऑफ मासेस है, उसी की वजह से Q वैल्यू जनरेट आया। आप ये पूछे अपने आप से कि ये जो Q वैल्यू आया, जो हीट रिलीज हुआ या जो एनर्जी रिलीज हुआ, आया कहाँ से? सो अल्टीमेटली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस इन मासेस। तो बाइंडिंग एनर्जी वाले कंसेप्ट से भी इसको रिलेट किया जा सकता है, बट उसमें केस थोड़ा अलग होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा, ये बात इसमें ध्यान रखने की है। सो Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन में आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एनालिसिस है कि अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, Q वैल्यू नेगेटिव है, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स का। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इनसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर अप टू सर्टेन डिस्टेंस एंड विच इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन। अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऐसा एक कर्व आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाती है। उसके बाद इससे कम अगर डिस्टेंस होगा, आप देख सकते हैं R अगर लेस देन 0.8 FM है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाएंगे। ग्राफ के एनालिसिस से आप देख सकते हैं 8 FM पे 0, और अगर इट इज ग्रेटर देन 0.8 FM और अप टू ये 3 FM तक है तो न्यूक्लियर फोर्स आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे, F न्यूक्लियर विल बी अट्रैक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि 3 FM के बाद ये जो है ये शायद 2 FM है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, विच शोज कि न्यूक्लियर फोर्सेस शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। माने ये है कि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस एक सर्टेन वैल्यू से कम है तभी जाके न्यूक्लियर फोर्सेस लगेंगे, और अगर डिस्टेंस उससे ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। इसी को कहते हैं शॉर्ट रेंज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ग्रेविटेशन फोर्सेस पूरे यूनिवर्स में ऑपरेट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू बहुत कम होगा बट इट विल एग्जिस्ट। सिमिलरली दो चार्जेस स्पेस में कहीं पे भी हैं उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। जितना भी डिस्टेंस है, मतलब एग्जिस्टेंस इसका इंडिपेंडेंट है, वैसे तो 1/r² आएगी डिपेंडेंसी, बट एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज एज पर द न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आ जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ एनालिसिस है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर इनसाइड न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसका प्रूफ ये है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, जबकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मेगा माने 10⁶, तो रफली अगर एस्टिमेट लगाएं तो 10⁶ टाइम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। हालांकि प्रैक्टिकली 100 टाइम्स आता है एवरेज, लेकिन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 10⁻⁻15 से लेस। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव होंगे जब R 0 से 0.8 FM के बीच में होगा, फेम्टोमीटर के बीच में। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव होंगे जब ये 0 से 3 FM के बीच में होगा। एंड जीरो भी हो सकता है, जीरो एक तो R इज इक्वल टू 0.8 FM पे आएगा, आप देखेंगे ग्राफ का स्लोप जीरो है, और एक R ग्रेटर देन 3 FM, क्योंकि इसके बाद भी स्लोप जीरो है। तो ये इसके एनालिसिस है न्यूक्लियर फोर्स के। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, और इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो इनके लिए कोई ट्रेडिशनल एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है जैसे ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए। तो ये इसके बारे में कुछ एनालिसिस हम देख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो न्यूक्लियर फोर्स है लगभग सेम होता है। अगली चीज है दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल नहीं होते। जैसे कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस में ऐसा नहीं होता, दे मे बी इंक्लाइंड टू द रेडियस वेक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे दे फॉलोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी, तो पहले हमें पता है, बिकॉज ऑफ विच मिड लेवल न्यूक्लियाई। तो आप देखते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी की वजह से है मिड लेवल न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर एनर्जी वो सैचुरेट हो जाता है, लगभग कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट होती है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे में बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और दे में बी जीरो। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी एक आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी फोर्सेस लगते हैं। और स्टेबिलिटी लाने का एक फंडा होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज अ वे टू टू एमिट or to radiate energy in the form of radiations so that energy becomes minimum and the system gets stable। तो उसी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, जो कि डिस्कवर किया था बेक्वेरेल ने 1856 में। इनका जो रेफरेंस था वो था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, इट कुड अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट ली और उस पर यूरेनियम, इत्तेफाक से ये यूरेनियम का कंपाउंड उन्होंने रखा। तो उन्होंने देखा कि उस रेडियो एक्टिव प्लेट पे कुछ इंप्रेशन आए थे, ब्लैकनिंग हो गई थी स्क्रीन, उसकी जो प्लेट थी फोटोग्राफिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ सम इनविजिबल रेडिएशन दैट वॉज एमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि इस न्यूक्लियस में से कुछ निकलता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन radiations which are emitted from this particular radioactive source which could blacken, which could affect the photographic plate। तो वहां से कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया था, तो ये इसमें था और इसी को अपन ने रेडियो एक्टिविटी कहा। तो इसी को रेडियो एक्टिविटी के जो इसके रेडियो एक्टिविटी जनरली तीन तरीके से इसमें से एनर्जी कह सकते हैं या रेडिएशंस आप कह सकते हैं, आप रिलीज होते हैं। वन इज अल्फा डीके, अनदर इज बीटा, अनदर इज गामा। जब कोई रेडियो एक्टिव, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उससे ये होता है कि मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, और ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई ही होते हैं। जैसे मान लीजिए ZX से कोई न्यूक्लियाई है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा, प्लस ऑब्वियसली कुछ इसमें Q वैल्यू इस रिएक्शन में रिलीज होगी तो प्लस Q आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पोपुलर 92 यूरेनियम 238, थोरियम ये एमिट करेगा प्लस हीलियम निकले प्लस Q वैल्यू। इसका जो Q वैल्यू है लगभग वो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ये इसमें हम कह सकते हैं। एक चीज इसमें हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियाई था, रेस्ट में था, तो मान लीजिए अल्फा न्यूक्लिया का मोमेंटम P है और इस 235 का जो डॉटर न्यूक्लिया निकलेगा उसका मोमेंटम भी P होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है, p मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम है तो k प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका मतलब है जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स का मास कम है तो अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा Q × 234/238, जबकि डॉटर न्यूक्लियाई का होगा Q × 4/238। मतलब मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल ले जाएगा, जो होता भी है, लाइटर है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसका होगा। वहीं पे एक चीज और कंपेयर करें, अल्फा का जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगर A है किसी, ये तो मैंने स्पेशल केस डिस्कस किया 238 के लिए, अगर कोई A मास नंबर का कोई न्यूक्लियाई है तो उसके लिए आएगा ये K अल्फा Q × A-4/A, और डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी Q × 4/A। ये कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डीके में बीटा डीके। बीटा डीके दो टाइप के होते हैं, बीटा माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एग्जांपल है ZX। तो जब बीटा माइनस रेडिएट होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या बीटा माइनस रे रेडिएट होगी तो उसमें क्या एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वहीं पे मिस्ट्री है। इस केस में एक न्यूट्रॉन डिके होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यही इंपॉर्टेंट केस है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो कहां से आएगा, न्यूट्रॉन डिके हो जाता है, एंड इट डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो।
वहीं पे एग्जांपल है इसका, जैसे फास्फोरस 32 है, तो ये अगर बीटा माइनस रे एमिट करेगा तो क्या होगा, 16s32 बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसमें एंटी न्यूट्रिनो आपका रिलीज होगा बीटा माइनस में, और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर विल रिमेन द सेम बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है बीटा प्लस रेडिएशन। तो बीटा प्लस में क्या होगा, इसका उल्टा, एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा एंड पॉजिट्रॉन इज एमिटेड। अब फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन कहां से आ गया, तो इसमें प्रोटॉन एक डिके होगा न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन डिके होता है न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इसमें एग्जाम में आपके आ चुके हैं नीट पीवाईक्यूज में, तो ये इसमें है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट होता है गामा डिके। तो गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे कि पेंट्रेटिंग पावर जो है वो होता है गामा का सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होते हैं। गामा जो रेडिएशन है दे हैव गॉट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो उनका पेंट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होता है। आयनाइजिंग पावर उल्टा होता है इसका, ऐसे समझे, तो अल्फा का सबसे ज्यादा, देन बीटा, देन गामा, बिकॉज दे हैव मोर टाइम टू इंटरेक्ट विद द मैटर। और जाहिर सी बात है जिसको ज्यादा समय होगा इंटरेक्ट करने का वो ज्यादा आयोनाइज कर पाएगा। सो दिस इज, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हैं। जिसका पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा उसका आयनाइजेशन पावर कम होगा। दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। थर्ड डिके इज द गामा डिके। तो गामा रेडिएशंस ये फोटॉन्स हैं, खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसमें ना तो मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा ना एटॉमिक नंबर पे, केवल एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसका कोबाल्ट व्हेन इट डिसइंटीग्रेट्स। तो आफ्टर एमिटिंग बीटा रेडिएशंस इट एमिट्स गामा रेडिएशंस। जनरली गामा रेडिएशन बीटा या अल्फा के बाद होता है, ताकि न्यूक्लियस का जो एनर्जी लेवल है वो घट पाए, वो थोड़ा सा स्टेबल हो पाए। तो जब ये बीटा माइनस एमिट करेगा तो इट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू 28 निकल 60। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, 2 गामा रे के फोटॉन्स रिलीज करेगा। पहले का एनर्जी 1.717 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी ये रिलीज करेगा, और उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा 28 निकल 60, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए नीट में पीवाईक्यूज में कि दो देयर इज अ कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन्स पे है, 2 एटम्स कोलाइड करते हैं और उसमें एक पार्टिकुलर एटम जो है वो हाई स्टेट में चला जाता है। तो यही कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसमें कंसेप्ट रहेगा कि इनके बीच में जो एनर्जी लॉस होगा वो उसको एक्साइट कर देगा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, या वो फोटोन का एनर्जी बन जाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है, एक है न्यूक्लियर फिशन का, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो न्यूक्लियर फिशन में एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसमें टूटता है, वो जो n जिसका ज्यादा है तो वहां से वो छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा ताकि स्टेबल न्यूक्लियाई बन पाए। तो इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन। ये बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन प्लस क्यू वैल्यू रिलीज करेगा, और क्यू वैल्यू जो मैंने बताया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पर न्यूक्लियन पर फिशन, एंड इट इज यूज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगला कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो इसमें है जब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियन बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टैंडर्ड रिएक्शन 4 1H1 4 इलेक्ट्रॉन 2He4 2 इलेक्ट्रॉन 2 गामा रेडिएशन 6 ये प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें रिलीज होता है एक सिंगल फ्यूजन रिएक्शन में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि इसको हम यूज करते हैं एनर्जी